दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक शेरगढ़ नाम का गांव पड़ता है और इसी शेरगढ़ गांव का रहने वाला शिव कुमार दोस्तों इस समय गांव का सरपंच होता है। और सरपंच पद पे रहते हुए शिव कुमार ने बहुत बड़े बड़े घपले कर रखे थे। और बड़े बड़े घपले करके शिव कुमार ने दोस्तों अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जोड़ रखा होता है। गांव के सभी लोग दोस्तों इसे काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि गांव के गरीब लोगों का शिव कुमार शोषण किया करता था। शिव कुमार दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि गांव के गरीब लोगों की बहू और बेटियों को गंदी नजर से देखा करता था। यहाँ तक कि शिव कुमार ने अपने खेत के अंदर एक आलीशान कमरा भी बनवा रखा होता है, और इस आलीशान कमरे के सामने उसने अपना एक स्विमिंग पूल भी बनवा रखा होता है। पूरी मौज और मस्ती की जिंदगी दोस्तों ये सरपंच अपने खेत में गुजारा करता था। अब शिव कुमार के परिवार में इसकी दो बहू होती है, जिसमें बड़ी बहू का नाम आंचल होता है और छोटी बहू का नाम ममता होता है। दोनों बहुएं दोस्तों देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान होती हैं, और दोनों ही बहुएं जो थी वो संस्कारी महिला होती हैं। लेकिन दोस्तों 3 साल पहले आंचल और ममता के पति दिनेश और मुकेश अपनी गाड़ी लेकर के दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी दोस्तों बीच रास्ते में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जैसे ही इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर दिनेश और मुकेश जो थे वो दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। और जैसे ही दोनों भाइयों की मौत हो जाती है तो आंचल और ममता दोनों ही विधवा हो जाती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये दोनों औरतें इसी घर में रहना शुरू कर देती हैं। ममता और आंचल अपनी दूसरी शादी भी नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों आंचल और ममता को संपत्ति के लालच आ जाता है। और अब आंचल और ममता के ससुर शिव कुमार के पास अपनी 32 एकड़ जमीन होती है, पैसा और पावर होती है। बस इसी वजह और इसी लालच के कारण ये दोनों औरतें इसी घर में रुक जाती हैं और अपनी दूसरी शादी नहीं करवाती हैं। लेकिन दोस्तों आंचल और ये ममता नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उनका ससुर जो ये शिव कुमार है उन दोनों के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला था, जिसके बारे में दोनों औरतों को थोड़ी सी भी भनक नहीं होती है। अब इस तरीके से कुछ दिनों का समय गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 6 मई 2026 का दिन। सुबह करीब 10 बजे का समय होता है। शिव कुमार जो था वह सरपंच साहब अपनी बैठक में बैठा हुआ होता है। अब तभी उसी समय शिव कुमार के पास गांव की एक विधवा महिला आती है। इस विधवा महिला का नाम शिवानी होता है। शिवानी जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। लेकिन शिवानी की पति की भी मौत हो गई थी, और आज शिवानी देवी जैसे ही सरपंच की बैठक में आ जाती है तो शिव कुमार की नज़र शिवानी देवी पे पड़ जाती है। और अब शिवानी देवी की खूबसूरती और उसके गोरे बदन को देख के शिव कुमार की नीयत खराब हो जाती है। और अब शिव कुमार अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत सुंदर और जवान महिला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। अब होता यह है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे ही शिव कुमार इन सारी बातों को सोच रहा होता है तो उसी समय शिवानी देवी इस सरपंच के पास चली जाती है और सरपंच से जाके कहने लगती है कि सरपंच साहब, मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन आज तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। अब जैसे ही दोस्तों यह बात सरपंच शिव कुमार सुनता है तो सरपंच शिवानी देवी की खूबसूरती को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं 10 से 15 दिनों के अंदर तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब जैसे ही इस महिला को यह दिलासा दिया जाता है तो उसी समय यह सरपंच शिव कुमार इस महिला शिवानी देवी को कहने लगता है कि मैं पेंशन तो तुम्हारी बनवा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब जैसे ही ये बातें शिवानी देवी को कही जाती है तो शिवानी देवी इशारा समझ जाती है, और शिवानी दोस्तों इससे भी 4 कदम आगे होती है। शिवानी का चाल चलन और चरित्र बिल्कुल ही खराब होता है, और ये बात सरपंच भी जानता था। शिवानी देवी कहती है कि अगर तुम मेरी पेंशन बनवा देते हो तो जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों शिव कुमार जो था वह कहता है कि जो मैं हासिल करना चाहता हूँ तुम्हारी पेंशन बनवाने से पहले हासिल करूंगा। अब इसके बाद ये महिला शिवानी देवी मजबूर हो जाती है। शिव कुमार कहता है कि आज रात तुमको मेरे खेत में आना पड़ेगा और तुमको अपनी रातें मेरे साथ रंगीन करनी पड़ेगी। अब उसके बाद मैं तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा। शिवानी देवी इसकी सारी शर्तों को मान जाती है, और शिवानी देवी कहती है कि तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, मैं आज रात तुम्हारे खेत में जरूर आ जाऊंगी। अब इस तरीके से शिवानी देवी उसी समय निकलती है और अपने घर पे चली जाती है। और थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद शिव कुमार भी अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल उठा करके अपने खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद शिव कुमार आज दिन भर अपने आलीशान कमरे में बैठ के शराब पीता है, और शराब पीते पीते जब शाम का समय हो जाता है तो शाम करीबन 7 बजे के आसपास शिव कुमार को ख्याल आता है कि क्यों ना उस महिला शिवानी देवी के पास फोन कॉल किया जाए और उसको खेत में बुला लिया जाए। अब उसी समय शिव कुमार अपने जेब से मोबाइल फोन निकालता है और इस महिला शिवानी देवी का मोबाइल नंबर ढूंढने के बाद शिवानी के पास फोन कॉल कर देता है, और शिवानी को कहता है कि शिवानी,
आज रात तू मेरे खेत में आने वाली हो, याद रखना कि तुमको करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास तू मेरे खेत में आ जानी चाहिए। तभी ये महिला शिवानी जो थी वह कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जैसे ही रात 9:30 से 10 बजेगा मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। अब इस तरीके से फोन कॉल काट दिया जाता है। अब जैसे ही दोस्तों रात करीबन 9:30 बजे का समय होता है तो शिवानी जो थी वो अपने घर से बाहर निकलती है, और अपने घर से बाहर निकलने के बाद सीधे ही शिवानी दोस्तों इस शिव कुमार के खेत में चली जाती है। और खेत में जाने के बाद जैसे ही शिव कुमार को देखती है तो शिव कुमार अपने कमरे में बैठ के शराब पी रहा होता है। और अब इस ये आलीशान कमरे को देख करके शिवानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और शिवानी अपने मन में विचार करने लग जाती है कि सरपंच साहब बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, और अगर मैं इनको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हूँ तो ये सरपंच सब कुछ मेरे नाम लिख सकता है। और अब इस तरीके से ये महिला उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है, और सरपंच साहब की नजरें जैसे इस महिला शिवानी देवी पे पड़ती है तो सरपंच साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं, और सरपंच साहब कहने लगते हैं कि इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो। और फिर शिवानी देवी खुद इस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। और अब इसके बाद शिवानी और शिव कुमार इन दोनों के बीच दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाता है, और ये दोनों ही मिलकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लग जाते हैं। और ये दोनों मिलकर तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही सरपंच और इस महिला शिवानी देवी की इच्छा पूरी हो जाती है तो सरपंच साहब कहने लगते हैं कि शिवानी तुम किसी बात की चिंता मत करो, अगले 10 से 15 दिनों के अंदर मैं तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगा, लेकिन तुमको हर तीसरी चौथी रात मेरे खेत में आना पड़ेगा। अब इसके बाद शिवानी देवी सरपंच साहब को कहती है कि सरपंच साहब किसी भी बात की कोई चिंता मत कीजिए, जब भी आप मुझे खेत में बुलाइएगा मैं हाजिर हो जाया करूंगी। और अब इसके बाद सरपंच साहब इस महिला को छोड़ने के लिए गांव में भी आता है, और गांव में छोड़ने के बाद अपने खेत में चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो अगला दिन आ जाता है। सुबह करीबन 8:30 बजे का समय होता है। शिव कुमार सरपंच साहब अपने घर में बैठा हुआ खाना खा रहा होता है, और अपनी बड़ी बहू आंचल की खूबसूरती को निहार रहा होता है, क्योंकि जो ये शिव कुमार होता है इसकी गंदी नजरें अपनी दोनों बहुओं पे हमेशा टिकी रहती थी। और आज आंचल देवी के साथ शिव कुमार जो था वो बहुत बड़ा कांड करने वाला था। अब जैसे ही दोस्तों इस शिव कुमार का खाना पीना खत्म हो जाता है तो उसी समय आंचल देवी अपने ससुर के पास आती है, और अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी, कल मेरी माँ का फोन कॉल आया था, मेरी माँ का तबीयत खराब रहती है और मुझे मायके में जाना है। अब इसके बाद शिव कुमार जो था वो कहने लगता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुमको तुम्हारे मायके में ले जाऊंगा। अब उसी समय आंचल देवी अपने ससुर शिव कुमार को कहती है कि पिताजी आज ही मुझे अपने मायके में जाना पड़ेगा। शिव कुमार कहता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और तब तक मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। लेकिन दोस्तों आज शिव कुमार का इरादा कुछ और ही होता है, और शिव कुमार एक चोरी चुप के घर में से चाकू उठा के जेब में रख लेता है। और अब उसके बाद दोस्तों अपने घर से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी भी बाहर निकाल देता है। 10-15 मिनट के बाद आंचल भी तैयार हो जाती है। अब आंचल जो थी वह अपनी देवरानी ममता को कहने लगती है कि ममता, मैं बबलू को अपने साथ लेकर के जाता हूँ। बबलू जो कि आंचल का बेटा होता है, लेकिन ममता जो थी वो आंचल कहती है कि तुम बबलू को अपने साथ मत लेकर के जाओ, तुम उसको यहीं छोड़ दो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। अब इस तरीके से आंचल अपने बेटे बबलू को यहीं पे छोड़ देती है। और अब उसी समय दोस्तों शिव कुमार अपनी बहू आंचल को आवाज लगाता है। अब इसके बाद आंचल जो है वह गाड़ी में बैठ जाती है, और शिव कुमार सरपंच गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही 10 से 15 मिनट का समय गुजरता है तो गाड़ी इस गांव से काफी दूर निकल चुकी होती है, और बीच रास्ते में शिव कुमार जो था वो अपनी बहू आंचल को कहने लगता है कि आंचल देखो, मेरे पास 32 एकड़ जमीन है, रुपया है, पैसा है, पावर है, सब कुछ मेरे पास है। और अगर तुम चाहो तो जो जमीन है उसका जो हिस्सा है वो मैं तुमको ज्यादा दे सकता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों यह बात ये महिला आंचल देवी सुनती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों उसी समय शिवपाल सरपंच जो था वो साफ साफ शब्दों में अपनी बहू आंचल को कहता है कि मैं तुम्हारे नाम 20 एकड़ कर दूंगा और बाकी जमीन में ममता को दे दूंगा, लेकिन तुमको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अब वहां पे आंचल जो थी वो चुपचाप बैठ कर सब कुछ सुन रही होती है। लेकिन दोस्तों शिव कुमार अपने मन की बात अपनी बहू आंचल को कहता है, और वे आंचल को कहता है कि आज बीच रास्ते में तुमको मेरे साथ समय गुजारनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये इतनी बड़ी बात आंचल को कही जाती है तो आंचल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और आंचल कहती है कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत काम है और गलत काम मैं कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन शिव कुमार जो था वो देखता है कि एक सुनसान इलाका आ जाता है और दूर दूर तक कोई भी दूसरा और तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। अब शिव कुमार इसी बात का फायदा उठा के गाड़ी रोक लेता है, और अपनी बहू आंचल को कहता है कि गाड़ी तो खराब हो चुकी है। अब इसके बाद आंचल जो थी वह कहती है कि गाड़ी आखिर कहाँ और कैसे ठीक करवाएंगे।
तभी शिव कुमार कहता है कि मैं अभी नीचे उतर के गाड़ी के देख लेता हूँ। अब इस तरह से शिव कुमार गाड़ी से बाहर निकल जाता है। शिव कुमार को समझ में ये बात आ चुकी होती है कि उसकी बहू ऐसे मानने वाली नहीं है। तो अब इसके बाद शिव कुमार सरपंच उसी समय अपनी जेब से चाकू निकालता है और अपनी बहू आंचल के गर्दन पे रख देता है। आंचल को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहता है कि अगर तुमने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो गला यहीं पे काट दूंगा। आंचल डरी सहमी अपने ससुर के पास सामने कुछ नहीं बोलती है और अब इसके बाद ससुर जो ये शिव कुमार होता है इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी की सारी खिड़कियों को बंद कर देता है। और आज शिव कुमार का जमीन बिल्कुल भी मर चुका होता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल मर चुकी होती है। और अब इसके बाद शिव कुमार अपनी बहू अंजलि के साथ इस गाड़ी के अंदर ही गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। इसकी बहू आंचल देवी इसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि यह गंदा और गलत काम मेरे साथ मत करो। लेकिन दोस्तों शिव कुमार नहीं रुकता है और शिव कुमार इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। और शिव कुमार इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। अब जैसे ही दोस्तों शिव कुमार का ये गंदा और घिनौना खेल खत्म हो जाता है तो शिव कुमार अपनी बहू को डराता धमकाता है और कहता है कि अपने मायके में जाकर के ये बात किसी से नहीं बतानी है और ना ही ये बातें तुमको गांव में बतानी है। अगर तुमने ये बातें किसी को बताई तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी घर से बाहर निकाल दूंगा। अब दोस्तों जैसे ही ये बड़ी-बड़ी धमकियाँ आंचल देवी को दी जाती है तो आंचल बहुत डर जाती है और वह आंचल अपने मन में विचार करने लगती है कि उसका ससुर कुछ भी कर सकता है, उसको जान से भी मरवा सकता है और उसके बेटी को भी जान से मरवा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ होने के बावजूद भी शिव कुमार अपनी बहू आंचल को कहता है कि अब तुमको मैं तुम्हारे मायके में छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद शिव कुमार जो ये सरपंच होता है अपनी गाड़ी चलाना फिर से शुरू कर देता है और कई घंटों का समय गुजर जाने के बाद शिव कुमार अपनी बहू आंचल को लेकर इसके मायके में चले जाता है। और दोस्तों जैसे ही आंचल अपने मायके में पहुंचती है तो आंचल इस बात के बारे में ना तो अपने पिता से जिक्र करती है और ना ही ये बात अपनी माँ को ही बताती है। अपनी माँ से मिलती है और बातचीत करती है और उसके बाद दोस्तों अपनी राजी खुशी के बारे में बताती है, अपनी माँ से बात करती है, अपने पिता के बारे में बातचीत करती है। कई तरह तरह की बातचीत इस घर में बैठ के की जाती है और जैसे ही 2 से 2.5 घंटे का समय गुजर जाता है तो शिव कुमार अब आंचल को कहने लगता है कि आंचल जल्दी से तैयार हो जाओ, वापस गाँव में भी जाना है। लेकिन आंचल जो थी वह कहने लगती है कि पिताजी अब मैं 4-5 दिनों तक ही माता पिता के साथ रहती हूँ। लेकिन शिव कुमार मानने को तैयार नहीं था और शिव कुमार कहता है कि तुम यहाँ पर आके 4-5 दिनों तक क्या करोगी, तुम्हारा बेटा बबलू घर पे अकेला है। लेकिन दोस्तों फिर भी आंचल देवी के माता पिता अब शिव कुमार को कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, 4-5 दिनों तक आप मेरी बेटी को घर पर छोड़ दे। शिव कुमार जैसे तैसे करके बात को मान लेता है और अब उसके बाद शिव कुमार जो था वह कहने लगता है कि चलो यहाँ पे आंचल रहना चाहती है तो ठीक है, मैं अपने गांव में जाता हूँ। अब इस तरीके से जो ये सरपंच शिव कुमार होता है वह अपनी गाड़ी लेकर के इस गांव से निकल जाता है। कई घंटों का समय गुजर जाने के बाद रात के समय में अब जो ये सरपंच होता है जो अपने गांव में आ जाता है और अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सरपंच साहब देखते हैं कि घर में ममता जो है बिल्कुल ही अकेली है। तो अब इसके बाद जो ये सरपंच शिव कुमार होता है ये ममता देवी के साथ भी बहुत बड़े-बड़े कांड करने वाला था। ममता इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब जैसे ही दोस्तों ममता अपने ससुर को कहने लगती है कि आंचल वापस क्यों नहीं आई है, तो शिव कुमार जो था वह कहता है कि वो 4-5 दिनों के लिए अपने मायके में रुक गई है। वो 4-5 दिनों के बाद ही वापस घर पे आएगी और ठीक 4-5 दिनों के बाद मैं वापस जाकर लेकर के आऊँगा। तभी शिव कुमार अपनी बहू ममता को कहता है कि मेरे लिए खाना तैयार कर दो और मुझे खाना खाना है और खाना खाने के बाद मैं अपनी बैठक में जाके सो जाऊँगा। ममता दोस्तों अपने ससुर के लिए खाना तैयार करती है और अब इसके बाद ससुर खाना खाने के बाद अपनी बैठक में चला जाता है। लेकिन दोस्तों बैठक में जाने के बाद जो ये ससुर शिव कुमार होता है ये अपनी छोटी बहू ममता के बारे में सोचना शुरू कर देता है। पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही दोस्तों अगला दिन होता है तो आज के समय में जो ये शिव कुमार होता है अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद अपने काम काज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसी समय इस शिव कुमार का एक दोस्त जिसका कि नाम सूरजपाल होता है वो भी खेत में आ जाता है और सूरजपाल कहने लगता है कि आजकल सरपंच साहब कहाँ पे रहते हो। तभी शिव कुमार जो था वह कहने लगता है कि सूरज तुम भी मुझे काफी दिनों के बाद मिले हो तो चलो बैठते हैं और कोई अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। सूरज भी मान जाता है और सूरज जो था वह कहता है कि पार्टी तो तब अच्छी होगी जब हमारे पास शराब होगी। तभी शिव कुमार सरपंच जो था वह कहता है कि मेरे आलीशान कमरे में हर समय शराब रहती है। और अब इसके बाद सूरज और शिव कुमार दोनों ही बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते दोस्तों शाम हो जाती है और शाम के समय अब जो ये सरपंच शिव कुमार होता है
ये अपने दोस्त सूरज को कहता है कि गांव के खेत में एक महिला रहती है जिसका नाम शिवानी है। मैं अक्सर उसको अपने खेत में बुला लेता हूँ, तो चलो आज उसको अपने आज खेत में बुला लेते हैं। सूरज भी दोस्तों इस बात के लिए मान जाता है और सूरज कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उसको ही खेत में बुला लो। अब इसके बाद जो ये शिव कुमार सरपंच होता है वह उस विधवा महिला शिवानी के पास फोन कॉल करता है, लेकिन दोस्तों शिवानी का फोन बंद आता है। थक हार कर दोस्तों अब शिव कुमार सरपंच सूरज को कहने लगता है कि वो फोन नहीं उठा रही है, तो चलो गांव में चलते हैं और चल करके देखते हैं कि आखिर वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये शिव कुमार सरपंच होता है अपने दोस्त सूरज को लेकर के गांव में आता है। गांव में आने के बाद अब शिव कुमार सीधा ही शिवानी देवी के घर पे चला जाता है। शिवानी देवी के घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। शिव कुमार दोस्तों कई पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि जो ये शिवानी देवी है वो अपने मायके में चली गई है और वह 10 से 15 दिनों के बाद अपने मायके से वापस लौटने वाली है। अब इसके बाद शिव कुमार का माथा ठनक जाता है। अब शिव कुमार अपने मन में विचार करने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय दोस्तों शिव कुमार का दोस्त जो ये सूरजपाल था कहता है कि मैं अपने घर पे जाता हूँ, आज यहाँ पर कोई भी बात बनने वाली नहीं है। तो अब इसका दोस्त जो ये सूरजपाल था अपने घर पे चला जाता है। लेकिन दोस्तों आज के समय में जो ये शिव कुमार होता है वह एक बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला होता है। शिव कुमार दोस्तों इसके बाद सीधे ही अपने घर पे आ जाता है और अपने घर पे आने के बाद देखता है कि जो छोटे-छोटे बच्चे जो थे वो खेल रहे होते हैं, तो उनमें से दोस्तों एक बेटा जो था वो आँचल का होता है और दूसरा बेटा उसकी छोटी बहू ममता का होता है। तो अब इन दोनों बच्चों को शिव कुमार सरपंच अपने पास बुलाता है और बोलता है कि बच्चे घर में नहीं खेलते हैं, बच्चे तो दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेला करते हैं। अब इसके बाद शिव कुमार सरपंच उसी समय अपनी जेब से 50 रुपए निकाल के इन दोनों बच्चों को पकड़ा देता है और कहता है कि जो मर्ज़ी तुम्हारा मन करे खा लेना, लेकिन 2 घंटे से पहले घर पे बिल्कुल मत आना। अब इस तरीके से ये दोनों ही बच्चे 50-50 रुपए लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये शिव कुमार होता है, उसी से अपने घर का मेन दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके बाद दोस्तों अपनी छोटी बहू ममता देवी के पास जाता है और ममता से कहने लगता है कि ममता, देखो मेरे पास 32 एकड़ ज़मीन है, पैसा है, पावर है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सारा पैसा, ये सारी ज़मीन और जायदाद तुम्हारी हो सकती है। ममता देवी भी दोस्तों इसकी बातों का मतलब तो नहीं समझ पाती है, लेकिन दोस्तों सरपंच साहब जो थे वो उसी समय अपनी छोटी बहू ममता को साफ-साफ शब्दों में कहने लगता है, मैं अपनी सारी ज़मीन और जायदाद तुम्हारे नाम लिख सकता हूँ, लेकिन आज का जो जो ये दिन है मेरे साथ गुज़ारना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। अब जैसे ही ममता देवी अपनी ससुर की इन बातों को सुनती है तो चौंक जाती है, हैरान हो जाती है और ममता कहती है कि पिताजी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता है, ना तो मुझे आपकी ज़मीन जायदाद चाहिए और ना ही मुझे आपकी संपत्ति चाहिए। बस मुझे इस घर की अंदर रहने के लिए छत चाहिए। अब इसके बाद जो ये शिव कुमार सरपंच होता है, वो अपनी बहू ममता को धमकी देना शुरू कर देता है और वह कहता है ममता को कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूँगा। तुम्हारे बेटे को भी घर से बाहर निकाल दूँगा और ज़मीन का 1 इंच भी तुमको नहीं देने वाला हूँ। जैसे-तैसे करके ये शिव कुमार अपनी बहू ममता देवी पे दबाव बनाता है और अब दोस्तों मजबूर होकर के ममता देवी भी हार मान जाती है और अब उसके बाद ये सरपंच अपनी बहू ममता का हाथ खींच के अपने कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और अब उसके बाद ये सरपंच साहब अपनी बहू ममता देवी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। इसकी बहू ममता देवी इसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि ये गलत और गंदा काम मेरे साथ मत करो, लेकिन फिर भी सरपंच शिव कुमार अपनी बहू ममता देवी के साथ इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। शिव कुमार तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक कि उसकी अपनी आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है। जैसे ही शिव कुमार का ये काम खत्म हो जाता है तो शिव कुमार दोस्तों ममता देवी को कहता है कि तुमको इस घर में ही रहना है, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दिया करूँगा और आधे से ज़्यादा ज़मीन मैं तुम्हारे नाम लिख दूँगा, लेकिन तुमको मेरे साथ समय गुज़ारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो ये ममता देवी जो थी वो अपने मन में एक ही बात सोचती है, उसका ससुर जो है वो आदमी नहीं है, जानवर है। ममता देवी को इस बात के बारे में ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि शिव कुमार सरपंच उसकी जेठानी आंचल के साथ ये सब कांड पहले ही कर चुका है। अब इस तरीके से आज का पूरा दिन गुजर जाता है और अब दोस्तों 2 दिन का समय और गुजर जाता है और अब दोस्तों इतना समय गुजर जाने के बाद जो ये शिव कुमार होता है अपने मन में एक ही बात सोचता है कि क्यों ना बड़ी बहू आंचल को लेने के लिए उसके मायके में चलना चाहिए। सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास शिव कुमार अपने घर से अपनी गाड़ी निकालता है और गाड़ी लेकर के करीब 3 से 4 घंटे के लिए मायके पे पहुँच जाता है और कई घंटों के बाद जब आंचल देवी के मायके में शिव कुमार सरपंच पहुँचता है,
तो वहाँ पहुँचने के बाद आंचल को कहता है कि आंचल तुमको आज मेरे साथ गाँव चलना पड़ेगा। आंचल भी दोस्तों मजबूर होकर के मान जाती है और उसके बाद जो ये शिव कुमार सरपंच होता है अपनी बहू आंचल को लेकर के गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में जैसे ही सुनसान इलाका आता है तो शिव कुमार की नीयत फिर से डगमगा जाती है और शिव कुमार सरपंच अपनी बहू आंचल को कहने लगता है कि देखो सुनसान इलाका आ चुका है और इस सुनसान इलाके का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। आंचल कहती है कि मेरे साथ बार बार ये गंदा और गलत काम मत करो। लेकिन दोस्तों सरपंच साहब मानने को तैयार नहीं होता है और अब उसी समय सरपंच अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ही आंचल के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही दोस्तों शिव कुमार का ये गंदा काम खत्म हो जाता है तो शिव कुमार फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और कई घंटों का समय गुजर जाने के बाद शिव कुमार अब आंचल देवी को लेकर घर पे आ जाता है। तब तक करीबन शाम के करीबन 7-8 बजे का समय हो चुका था। आंचल देवी देखती है कि घर के अंदर जो उसकी देवरानी ममता होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान बैठी हुई होती है। तो अब थक हार करके आंचल देवी ममता से बातचीत करना शुरू कर देती है और ममता से कहती है कि तू बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास लग रही है, आखिर बात क्या है। अब ममता जो थी वो आंचल के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है और ममता जो थी वो आंचल देवी को कहती है कि जब तू मायके में चली गई थी तो तेरे पीठ पीछे मेरे ससुर शिव कुमार ने मेरे साथ गलत और गंदा काम किया था। अब आंचल को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो आंचल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आंचल भी अब ममता को कहती है कि जब मैं अपने मायके में जा रही थी तो बीच रास्ते में मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदा और गलत काम किया था और आज आते समय भी मेरे ससुर ने वही गलत काम मेरे साथ किया है। अब उसी समय दोस्तों ममता इस जेठानी आंचल को कहती है कि हमारा ससुर एक आदमी नहीं है बल्कि वह तो एक जानवर है, राक्षस है, तो उसको खत्म कर देने में ही हमारी भलाई है। तो अब इस तरीके से ममता और आंचल दोनों मिलके एक बहुत बड़ा हत्याकांड को अंजाम देने वाली थी। अब जैसे ही रात करीबन 10 बजे का समय हो जाता है तो शिव कुमार सरपंच शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पे आता है। घर के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। ममता अपने घर का दरवाजा खोल देती है और शिव कुमार सरपंच घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। शिव कुमार दोस्तों अब अपनी बड़ी बहू आंचल को कहने लगता है कि आंचल तुम ऐसा करो, खाना तुम्हें बाद में खाऊंगा, पहले तुम कमरे में आ जाओ और कमरे में आने के बाद तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। अब जैसे ही दोस्तों ये बात आंचल को कही जाती है तो आंचल को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और सबसे पहले आंचल इस घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है। दरवाजा बंद करते ही आंचल और ममता रसोई में जाती हैं और दोनों धार-धार चाकू उठा लेती हैं और चाकू लेके ममता और आंचल अपने ससुर शिव कुमार के पेट में वार पे वार करना शुरू कर देती हैं और 1 मिनट के अंदर शिव कुमार के पेट में 25 से 30 चाकू मार दिया जाता है। शिव कुमार चीखता चिल्लाता रहता है लेकिन ममता और आंचल इसके पेट में लगातार चाकू घुसाती रहती हैं। ममता को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ममता उसी समय अपने ससुर शिव कुमार का लिंग भी चाकू से काट देती है और लिंग को चाकू से काटने के बाद दोस्तों उसको बाहर गली के आवारा कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता है और ये आवारा कुत्ते उसी समय उस लिंग को खा जाते हैं। तो अब इस तरीके से दोस्तों वहां पर जैसे ही सरपंच की हत्या हो जाती है तो ममता उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और नज़दीकी थाने में फ़ोन करती है और पुलिस को बताया जाता है कि हम दोनों ने मिल करके अपने ससुर की हत्या कर दी है। और अब इसके आधे घंटे का समय गुजरने के बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और पुलिस देखती है कि वहां पर सरपंच साहब की मृत्यु हो चुकी थी। सरपंच के शव को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसके बाद पुलिस इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है और जब ममता और आंचल से पूछताछ की जाती है तो ममता और आंचल अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देती हैं और पुलिस जैसे ही इन दोनों की कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद ही पुलिस मजबूर होकर इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है और ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब ममता आंचल को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ममता ने और आंचल ने अपने ससुर के साथ जो किया वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।